तो गाइस कैसे हो आप लोग। तो सोलो स्टार ऑरिजिन कॉन्टिनेंट के चैप्टर नंबर 235 में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि अभी तक हमने पिछले एपिसोड में देखा कि कैसे लू फेंग ने उस 1000 फ्रूट को ले लिया होता है, जिसके साथ वो सभी बंदों से नेगोशिएशन करना भी स्टार्ट कर देता है। मतलब वो 3 एलियन रेसेस से कॉन्टैक्ट करता है और बाकी सारे रेसेस से कॉन्टैक्ट करना शुरू कर देता है। जो उसको सबसे ज़्यादा दाम देगा वही उससे वो बेचेगा। और इस पूरे चैप्टर में समझ लो तो यही होने वाला है, जहाँ पे हमें सीन चेंज कर थंडर एंशिएंट किंगडम्स के टेरिटरी का सीन दिखाया जाता है, जो होता है होली लैंड थंडर माउंटेन। जहाँ पे थंडर माउंटेन में सभी के सभी 9 मोनार्चेस के बंदे अपने या तो ट्रू फॉर्म या तो क्लोन्स में वहाँ पे रहा करते हैं, क्योंकि ये उनके लिए अपनी होली लैंड होती है और यहाँ पे उन सब का रहना अनिवार्य होता है। और बताया जाता है कि ये उनका होली लैंड है। तो यहाँ पे उनके एंसेस्टर्स ने बहुत ही टेरिफाइंग फॉर्मेशंस को भी लगा रखा था, जिसके कारण ये ऑरिजिन कॉन्टिनेंट के वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस प्लेसेस में से आता है। यहाँ तक कि फ्लेम विंड एंशिएंट किंगडम्स के कैपिटल सिटी से भी ये ज़्यादा खतरनाक होता है। जिसके साथ ही वहाँ पे एक बंदा अपीयर हो जाता है, जो कोई और नहीं ब्लैक रॉब में गोल्डन मास्क को पहना हुआ बंदा अपना लू फेंग होता है, जो कि थंडर माउंटेन के फूड एरिया के पास आ चुका होता है। मतलब समझ लो वो सिटी के बाहर आ चुका होता है। और यहाँ पे लू फेंग सामने की तरफ देख कर कहता है कि जितने भी फ्लेम विंड एंशिएंट किंगडम्स के एम्प्रेस हैं सभी अलग अलग रहा करते हैं, लेकिन देखो इन थंडर एंशिएंट किंगडम्स के लूरर्स को, ये तो एक साथ मिलकर रहा करते हैं। वो कहता ना एक साथ रहने से ताकत ज्यादा बढ़ती है। जहाँ पे वो चाहो तब देखने लगता है, जहाँ पे चाहो तब सिर्फ एंडलेस थंडर राइटनिंग सी अपीयर हो रही थी। ऑफ कोर्स थंडर किंगडम से तो थंडर अपीयर हो गई ही। जहाँ पे बताया जाता है कि इस थंडर आउट माउंटेन के अंदर डीप एरियाज में थंडर ऑरिजिन डॉ छिपे हुए होते हैं। अल्दो बताया जाता है कि ऑरिजिन डॉ 9 तरीके के होते हैं, जो कि आपको मैंने किसी सेपरेट वीडियो में बता रखा होगा। जहाँ पे ऑरिजिन कॉन्टिनेंट में सुप्रीम रूल्स के अंदर थंडर डॉ को इंक्लूड नहीं किया जाता, लेकिन लू फेंग अपनी मेंटल विल से पता लगा पा रहा होता है कि इस होली माउंटेन्स के अंदर थंडर डॉ छिपा हुआ है। मतलब कि नॉर्मल लोग यहाँ पे आकर उस थंडर डॉ को नहीं देख सकते हैं, लेकिन लू फेंग अपनी विल पावर्स की मदद से उसे सेंस कर पा रहा होता है। और इस प्राइमर यूनिवर्स में लाइफ ऑरिजिन डॉ भी छिपी हुई होती है, और साथ में जो रियलम बीस्ट भी होती है उसके अंदर भी डिस्ट्रक्शन ऑरिजिन डॉ छिपी हुई होती है। ऑरिजिन डॉ हर जगह थी, लेकिन वो छिपी हुई थी, उसको ऐसे ही आप देख नहीं सकते, वरना सब कोई 9 ऑरिजिन डॉ को सीख न ले। इतना आसान हुआ तो जहाँ पे लू फेंग भी इन सारी चीज़ों को समझ पा रहा होता है। अब तभी लू फेंग सामने की तरफ देखता है और हमें यहाँ पे एक और बंदे को दिखाया जाता है। मतलब कि यहाँ पे जितने बंदे होली लैंड में मौजूद थे, वहाँ का जो अभी लॉर्ड होता है उसको महसूस हो जाता है कि यहाँ पर एक ब्लैक रॉक गोल्डन मास्क वाला एक्सपर्ट आ चुका होता है। वो भी हैरान हो जाता है। अब जो फॉर्मेशंस लगी हुई थी थंडर माउंटेन में वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी। लू फेंग समझ लो तो माउंटेन के नीचे आया ही था, लेकिन वहाँ पे फॉर्मेशंस बहुत बड़े एरियाज को वहाँ पे सेंस कर सकता था, जिसके कारण उन्हें ऑलरेडी पता चल जाता है कि यहाँ पर कोई आ चुका है। और उसी के साथ वहाँ पे एक बंदा अपीयर हो जाता है। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है लू फेंग को, जो वहाँ पे सोच रहा होता है कि जितने भी एंशिएंट थंडर किंगडम्स हैं उनके अंदर टोटल में 9 मोनार्चेस है, और 9 मोनार्चेस में से 3 ऐसे बंदे हैं जिनके पास थंडर लाइनेज की पावर से, मतलब क्या सकता वो उनके अंदर थंडर 3 ऐसे बंदे थे कि उनके पास थंडर ब्लड लाइन मौजूद थी, और वो अपने उसी जियान ब्लड लाइन को यूज करके अपने स्ट्रेंथ को बहुत हद तक बढ़ा सकते हैं। अब दिखाया जाता है कि उसके सामने, मतलब लू फेंग के सामने एक वाइट रॉब वाला एल्डर पहुंच जाता है, क्योंकि वो वहां पे एहसास कर लेता है कि यहाँ पर एक गोल्डन मास्क वाला बंदा अपीयर हो चुका होता है। इसकी जो पावर होती है वो यहाँ पे ग्यूजी एम्परर और वोजिन गॉड किंग से कम नहीं होती है। उसके अंदर से लाइटनिंग बोल्ट्स निकल रहे होते हैं, उन बोल्ट्स की भी पावर्स काफ़ी ज़्यादा होती है। इसकी बात करें प्राइमोर्डियल ब्लड लाइन्स की, तो ये वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल ऑरिजिन कॉन्टिनेंट में थंडर होलीनेस के ब्लड लाइन में से आता है। इसकी पावर्स और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसके साथ हमें उसी वाइट रॉब एल्डर को दिखाया जाता है, जो लू फेंग की तरफ देखकर कहता है कि मैं ली जिया हूँ और मैंने ऑलरेडी बहुत लंबे अरसे पहले ब्लैक रॉब की रेपुटेशंस के बारे में सुन रखा है। जिसके साथ वो बोल रहा होता है, लेकिन वो अपने एक इनविंसिबल विल पावर्स को फैलाता है ताकि वो लू फेंग के अंदर झांक कर देख सके कि आखिरकार ये बंदा कितना ज़्यादा स्ट्रांग है। फिर हमें ली जिया, मतलब जो अभी वाइट बंदा था
था उसके बारे में बताया जाता है कि ये मोनार्च लीजियाओ यहाँ के मोनार्च थंडर एंसेंट किंगडम्स के टोटल 9 बंदों में से एक था और अभी का ये करंट रूलिंग मोनार्च भी होता है और इसके पास भी क्योटिक ऑरिजिन ब्लड लाइन है थंडर ऑरिजिन की, जिसके कारण ये वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल मोनार्चेस में से एक होता है। अब उसने अपने विल पावर्स का यूज करके लू फेंग पे टेस्ट करने की कोशिश की होती है, लेकिन यहाँ पे लू फेंग की स्पिरिचुअल विल काफी वास्ट और बहुत ही हैवी होती है। एक ही स्लाइट टच में जो उसने ओल्ड मैन ने अपनी विल पावर्स को भेजा होता है वो रिटर्न हो जाते हैं, उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता, उसको और ही झटका लग जाता है। वो इस बात से हैरान हो गया था कि इस बंदे की जो स्पिरिचुअल विल पावर्स है वो ऑलरेडी गॉड किंग लेवल्स को सरपास कर चुकी होती है। वो लू फेंग की तारीफ करते हुए कहता है इम्प्रेसिव ऑरिजिन कंटिन्यून में देखा जाए तो ऐसे बहुत ही कम है जो उन्होंने अपने विल पावर्स को यहाँ पे अल्टीमेट मतलब गॉड किंग लेवल से ऊपर ले आया है। अब लू फेंग भी उस बंदे की तारीफ करते हुए कहता है कि आप भी कम थोड़े ना हो, आपकी पावर्स जो ब्लड लाइन्स की पावर्स है वो भी काफी हद तक बहुत ज्यादा पावरफुल है, आपकी स्पिरिचुअल सेंस भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। तो ओल्ड मैन कहता है कि तुम काफी ज्यादा तारीफें कर रहे हो और ये भी कहता है कि देखो तुम्हारी विल पावर्स काफी ज्यादा है और इस ऑरिजिन कॉन्टिनेंट में मोनार्चेस से भी कम ऐसे बंदे हैं गिने चुने जिनकी विल पावर्स ऑलरेडी गॉड किंग लेवल्स के ऊपर जा चुकी होती है। इन सब बंदों को हम लोग काफी ज्यादा रिस्ट्रेन करते हैं, मतलब कि उन्हें हम लोग ह्यूमन ब्लड लाइन को कल्टीवेट नहीं करने देते। अब यहाँ पे आप लोग ऐसा समझ, मतलब यहाँ पे राइटर्स ने क्या समझ रखा है, यहाँ पे आप लोग चैप्टर्स को पढ़ना स्टार्ट करोगे तो आपको ऐसा फील होगा कि ह्यूमन ब्लड लाइन्स को बार बार यूज किया जाए चैप्टर्स को लंबा करने के लिए। मतलब हमें पता है कि ह्यूमन ब्लड लाइन कल्टीवेट करने वालों का माथा सटक सा जाता है, लेकिन राइटर हर दूसरे चैप्टर में हमें ये याद दिलाने की कोशिश करने लगता है, जहाँ पे फिर से वो याद दिलाता है कि जितने भी एम्परर्स होते हैं जो कि ह्यूमन ब्लड लाइन्स को कल्टीवेट करते वो अपने माइंड को लॉस्ट कर देते हैं। और यहाँ पे जिन्होंने भी इंसाइड, अब देखो ये सारे जितने भी कल्टीवेट करते हैं वो सभी अपने सीक्रेट है या फिर विल पावर से उनको सप्रेस करने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन अगर लू फेंग अपनी विल पावर जिसकी गॉड किंग लेवल्स को सरपास कर चुकी है वैसे अपने विल पावर से किसी उन सब बंदों पर अटैक किया जाए जिन्होंने ह्यूमन ब्लड लाइन को कल्टीवेट कर रखा है तो वो लूज, मतलब अपने कंट्रोल को लूज कर देंगे। मतलब ऐसा समझ लो कि वो अपने आप को कंट्रोल कर रखते हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा भी उन्हें झटका दिया जाए तो वो अपने माइंड को लॉस्ट कर सकते हैं। जिसके साथ लू फेंग को दिखाया जाता है जो कहता है लॉर्ड ली जाओ, बाय चांस मैंने एक बहुत ही रेयर ट्रेजर ऑब्टेन किया है जो 1000 ड्रीम फ्रूट है। मैं ये सोच रहा हूँ कि क्या थंडर एंसेंट किंगडम्स इसको एक्सचेंज करने के लिए रेडी है या फिर नहीं, जहाँ पे वो उसके सामने कंडीशन रखते हैं। अब लॉर्ड ली जाओ स्माइल करते हुए कहता है ऑफ कोर्स हम लोग इंटरेस्टेड है। तो लू फेंग कहता है कि मुझे बस कुछ और नहीं, सिर्फ अल्टीमेट ह्यूमन ब्लड लाइन क्रिएचर्स की जरूरत है, कुछ उसके रिमेन्स की जरूरत है, जितना ज्यादा होगा उतना ही अच्छा होगा और वो सभी डिफरेंट अल्टीमेट फिल्म ह्यूमन ब्लड लाइन क्रिएचर से आना चाहिए। अब ये सुनकर लॉर्ड जियान वो काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और कहते हैं कि तुम्हें आकर रिमेन्स की जरूरत है। अब देखो यहाँ पे मैं रिमेन्स तो दे दूंगा, लेकिन अगर हमें यहाँ पे मटेरियल्स की जरूरत होगी तो तुम यहाँ पे ह्यूमन में ब्लड लाइन को कम्प्लीटली एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते हो। यहाँ तक कि हमारे एंसेस्टर को भी पूरी तरह से उसको एक्सट्रैक्ट कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। तो लू फेंग कहता है कि मैं जानता हूँ, लेकिन मुझे सिर्फ कॉर्पसेस मटेरियल के छोटे से अमाउंट की जरूरत होगी। जहाँ पे वो कहता है आगे कि मैंने ऑलरेडी फ्लेम विंड एंसेंट किंगडम्स और 3 मेजर एरियन रेसेस से कांटेक्ट कर रखा है जो कि मुझे कॉर्पसेस को प्रदान करने में मदद करेंगे और मैं उनसे अल्टीमेटली ट्रेड कर सकता हूँ। लॉर्ड लीजिया थोड़ा सा हैरान होता है और कहते हैं कि तुम तो एक साथ 5 पार्टी से यहाँ पे नेगोशिएट कर रहे हो। अब एक तो इनका खुद थंडर होता है, एक फ्लेम विंड होता है और 3 मेजर एलियन रेसेस होते हैं, मतलब टोटल में 5 से वो नेगोशिएट कर रहा होता है। जहाँ पे वो बंदा कहता है कि ठीक है हमारा थंडर एंसेंट किंगडम्स इसके बारे में आपस में इंटरनली डिस्कस करेगा। मतलब ये नॉर्मल ट्रेजर्स की बात नहीं थी, 1 बिलियन मेड पॉइंट जितनी ट्रेजर्स की पार्ट थी, इसलिए उन सबको मिलकर बात करना होता है। यहाँ पर उन सबका ये नॉर्मल नेगोशिएशन
सिचुएशन होता है। लू फेंग उसकी तरफ एक टलिस्मान को फेंकते हुए कहता है कि मैं आशा करता हूँ कि थंडर एंशिएंट किंगडम्स मुझे 3 दिनों के अंदर रिस्पॉन्स कर देगा, और वो कहता है कि मुझे इस टलिस्मान से कांटेक्ट करना। तो लॉर्ड लीजियो भी उस टलिस्मान को देखकर कहता है कि जो 4 मोस्ट प्रीशियस आइटम है हमारे थंडर एंशिएंट किंगडम्स उसके लिए काफ़ी ज़्यादा पैसे पे करने के लिए तुम्हें तैयार है, और चिंता मत करो, हम तुम्हें काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री कंडीशन देने वाले हैं। तो लू फेंग भी हामी भरता है और गायब हो जाता है बिना किसी ट्रेस के। मतलब वो बंदा चाहे भी तो अभी लू फेंग का कोई भी ट्रेसिंग नहीं कर सकता है। और यहाँ पे लॉर्ड ली जियान काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है। मतलब वो टलिस्मान की तरफ देखकर कहता है कि ये क्लोन तो कम्प्लीटली ही गायब हो गया है, यहाँ तक कि वो हमसे बात करने के लिए भी टलिस्मान का यूज़ कर रहा है। तो सच में बहुत ही ज़्यादा कॉशियस हो रहा है। वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे क्यूरियस होता है कि आखिरकार ये ब्लैक रॉक गोल्डन मास्क वाला एक्सपर्ट है कौन। लेकिन ऑब्वियस है कि लू फेंग भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा केयरफुल था। वो किसी को भी अपनी आइडेंटिटी को इतनी जल्दी तो रिवील नहीं करने दे सकता था। जिसके साथ हमें हुआंग सिटी लू फेंग के सीन का मतलब हुआंग सिटी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे लू फेंग का ओरिजिनल बॉडी मौजूद होता है, जहाँ पे वो कहता है कि मैंने लॉर्ड लीजिया और एम्परर जुआन को दोनों को एक साथ जाकर बात कर लिया और मुझे बस इंतजार करना है तो रिजल्ट का। अब एम्परर जुआन के पास भी अपनी एक क्लोन टेक्निक थी, उन्हीं की वजह से उन्हें अपने रेपुटेशन पे काफ़ी ज़्यादा गर्व होता है। और बात करें बाकी सारे एम्प्रेस की, तो यहाँ पे ये सारे एम्प्रेस के ही मैटर चल रहे होते हैं, जहाँ पे देखो थंडर एंशिएंट किंगडम्स या फिर फ्लेम एंशिएंट कंट्रीज दोनों 2 एंशिएंट कंट्रीज से, और वहाँ पे ये जो ट्रेजर्स का बंटवारा होता है, जैसा कि लू फेंग यहाँ पे कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं मांग रहा होता, बल्कि ह्यूमन ब्लड लाइन के कॉर्पसेस को मांग रहा होता है, और उनके लिए काफ़ी ज़्यादा वैल्यूबल्स होती है। ऐसे ही वो किसी को नहीं दे सकते हैं, कोई भी एक एम्पर इसको डिसाइड नहीं कर सकता है। इसलिए यहाँ पर वो इन सब में मीटिंग बनाकर बात करते हैं, जहाँ पे ये सभी ऐसे ही नेगोशिएट कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे लू फेंग यहाँ पे कहता है कि अभी तो फिलहाल में मैंने सबको अपने कंडीशन बता दिया हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि आखिरकार वो किस कंडीशंस पे राजी होंगे। लू फेंग तो यहाँ पे 5 पार्टीज के साथ नेगोशिएट कर रहा था, लेकिन इन रियलिटी में लू फेंग सिर्फ 2 के साथ ही नेगोशिएट कर रहा था, जिसके साथ हमें थंडर माउंटेन के अंदर के मैजेस्टिक हॉल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे 9 मोनार्चेस एक साथ बैठे हुए होते हैं, और सभी कुछ तो रियल बॉडीज होते हैं, कुछ अपने क्लोन्स होते हैं, जिसके साथ हमें ली जियाओ को दिखाया जाता है, जो सबकी तरफ देखकर कहता है कि एवरीवन अभी के फिलहाल में एक ब्लैक रॉक गोल्डन मास्क एक्सपर्ट हमारे पास आया था, और वो अपने 1000 ड्रीम फ्रूट को बेचना चाहता है। तो वहाँ पे वो आगे कहता है कि जबकि ये 1000 ड्रीम फ्रूट की प्राइस 3 बिलियन मेट पॉइंट से ऊपर नहीं जाती, तो हमें इसको एंचेस्टर को रिपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं, हम 9 मिलकर इसका फैसला कर सकते हैं। अब रूल ये होता है कि जो ट्रेजर्स जिनकी दाम 3 बिलियन मेट पॉइंट से ऊपर चली जाती है, तो उसमें एंचेस्टर को भी लाना पड़ता है, क्योंकि वो ट्रेजर्स काफ़ी ज़्यादा रेयर हो जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा वैल्यूबल हो जाती है, और इसमें एंचेस्टर्स का भी हाथ लगाना पड़ता है। यहाँ पे हमें बताया जाता है कि हर कोई मतलब जितने भी एंचेस्टर्स होते हैं, चाहे एलियन रेसेस, वहाँ पे वो 4 ट्रेजर्स को सबसे ज़्यादा वैल्यू करते हैं, एंचेस्टर के द्वारा भी वैल्यू किए जाते हैं। अब 4 ट्रेजर्स तो आपको पहले से ही पता होगा कि कैसे जब लू फेंग ने अपने आप को मतलब लू फेंग से वो लोग मिलने आए हुए होते हैं, अपने जब लू फेंग फाइट किया होता है, लू फेंग ने अपने पावर्स को प्रूव किया होता है लॉर्ड एंटियन को हराकर। तो वहाँ पे एक बंदा आकर उसे 4 चीज़ें बताता है कि ये 4 चीज़ें तुम्हें मिलेंगी, तो मुझे ज़रूर बताना। वही 4 वजह बाकी के एंशिएंट कंट्री के एंचेस्टर्स को भी काफ़ी ज़्यादा प्यारे होते हैं, जिनमें से पहले 2 तो हमें स्पेशल लाइफ फॉर्म्स और सीक्रेट टेक्निक जो कि युवान के द्वारा छोड़े गए होते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, और वो पर्सनली आकर नेगोशिएट करने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन ये ट्रेजर सिर्फ 1 बिलियन मेट पॉइंट्स का था, तो इसके लिए को आने की ज़रूरत नहीं होती। 3 बिलियंस के ऊपर ही आकर एंचेस्टर खुद पर्सनली लू फेंग से नेगोशिएट कर सकते थे। नेचुरली हर एक सीक्रेट ट्रेजर्स की अपनी अपनी वैल्यूज होती हैं, जिसको मोनार्चिस पहले डिटरमाइन करते हैं। जिसके बाद ही अगर उसकी प्रोफाइंड मिस्ट्रीज अगर बहुत ज़्यादा बढ़े, मतलब मान लो कि कोई ऐसा 1 बिलियन का ट्रेजर से, लेकिन उसकी प्रोफाउंड मिस्ट्री उन मोनार्चिस को भी न समझ में आए, तब जाके वहाँ पर कह सकते हो कि एंचेस्टर्स को बहुत ही रेयरली
अपना फैसला लेना पड़ता है, अदरवाइज मोनार्ची डिसाइड कर सकते हैं। इसके साथ हमें दिखाया जाता है कि उनमें से एक बंदा बोलता है कि क्या सच में ब्लैक रॉब के पास अपनी जो विल पावर से वो गॉड किंग लेवल्स को सरपास कर चुकी है? तो वो बंदा कहता है ली जाओ कि हाँ मैंने खुद चेक किया है, उसके स्पिरिचुअल विल पावर्स ऑलरेडी यहाँ पे गॉड किंग लेवल्स को सरपास कर चुकी है, उसकी स्ट्रेंथ भी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। मैंने स्पिरिचुअल सीक्रेट टेक्निक से उसके कांटेक्ट करने की कोशिश की थी और इसी से मैंने उसको पावर्स के बारे में कंफर्म कर लिया है। यहाँ पे सब लोग बंदे हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि लगता है कि जितने ज़्यादा पावरफुल बेइंग आएंगे उतने ज़्यादा हमारे लिए दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। एक और यहाँ पर स्ट्रॉन्ग मैन अपीयर हो चुका है और वो सभी कह सकते हो कि काफ़ी ज़्यादा नाखुश होते हैं, मतलब कह सकते हो कि अगर और स्ट्रॉन्ग बंदे आएंगे तो उनके लिए कंपटीशन बढ़ता जाएगा, जो कि वो सब कभी नहीं चाहते हैं। कोई भी अमीर बंदा ऐसा नहीं चाहता है कि उनके लेवल के ऊपर भी और भी अमीर बंदे आए, क्योंकि जितने कम अमीर बंदे होंगे उतने ज़्यादा वो शो ऑफ कर सकते हैं। आखिरकार किसे पसंद नहीं कि रास्ते पे सिर्फ एक ही रोल्स रॉयस सरे आखिर 10 चले तो उस अकेले का क्या ही महत्व हो सकता है। जिसके बाद लॉर्ड जियाओ कहता है कि चलो अभी बिजनेस पे आते, ये सब बकवास बंद करते हैं। जहाँ पे वो कहता है कि उस ब्लैक रॉ वाले बंदे ने कहा है कि उसे जो मटेरियल चाहिए वो अल्टीमेट ट्वेल्व के केओटिक सोर्स ब्लड लाइन क्रिएचर्स के मटेरियल्स और कॉर्प्सेस चाहिए। उसने कहा है जितना ज़्यादा डिफरेंट टाइप्स के होंगे उतनी ज़्यादा अच्छे होंगे, और साथ में उसने 5 पार्टी से भी एक साथ नेगोशिएट कर रहा है। जो भी उसे सबसे ज़्यादा ऑफर करेगा वो उसके साथ ही अल्टीमेटली ट्रेड करेगा। यहाँ पे वो सब हैरान हो जाते कि आखिरकार उसे इतने सारे कॉर्प्सेस के मटेरियल्स क्यों चाहिए। वहाँ पे वो उन सबके ह्यूमन सोर्स ब्लड लाइन्स को भी तो रिफाइन नहीं कर पाए, और यहाँ पे वो लोग अंदाजा लगाने लगते हैं कि क्या वो उन सारे कॉर्प्सेस को किसी वर्ल्ड बीस्ट को खिलाने के लिए देगा। अब जैसे कि मैंने बताया कि ऑरिजिन कॉन्टिनेंट में भी सबको वर्ल्ड बीस्ट के बारे में ऑलरेडी खबर है कि वर्ल्ड बीस्ट भी इस दुनिया में मौजूद है और उन सबको खिला पिला कर हम लोग और भी स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। तो उनका जो पहला कंक्लूजन होता कि क्या पता वो बंदा वर्ल्ड बीस्ट को खिलाने के लिए ये कॉर्प्सेस को ले रहा है, या फिर वो उन कॉर्प्सेस का यूज करके अपने फिजिकल बॉडी को कल्टीवेट कराएगा, या फिर वो उसको स्टडी करके अपनी फिजिकल बॉडी को और भी स्ट्रॉन्गर बनाएगा, या फिर वो उसके मिस्टीरियस ग्रेट डॉ को पढ़ना चाहता है ताकि वो अपने आप को और भी पावरफुल बना सके। अब यहाँ पे वो लॉर्ड कहते हैं कि वो ब्लैक रॉब की स्पिरिचुअल विश ऑलरेडी इतनी पावरफुल है और साथ में वो इन मटेरियल्स का यूज करके अपनी फिजिकल बॉडी को भी मजबूत बनाना चाहता है। अगर उसकी बॉडी और माइंड दोनों इतना पावरफुल हो जाएगी तो ये आगे लिए हमारे लिए खतरा साबित हो सकता है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि जो अल्टीमेट वेलम केओटिक सोर्स ब्लड लाइन होते हैं उनके कई सारे इस्तेमाल होते हैं। जितना कम बॉडी पार्ट्स होंगे उतना कम उसके इस्तेमाल रह जाएंगे। जहाँ पे इसलिए यहाँ पे बंदे जो भी मोनार्चेस होते हैं वो ड्रीम फ्रूट के लिए बारे में केयर नहीं करते, बल्कि वो इतना कंसर्न होते हैं ब्लैक रॉब गोल्डन मास्क की फिगर में, क्योंकि अगर उसके पास कॉर्प्स जितने आप पहुंच जाएंगे वो अपने आप को उतना ही स्ट्रॉन्गर बनाते जाएंगे। तो लॉर्ड जियाओ फिर से कहते कि देखो बकवास तुम सब बंद करो, हमें बिजनेस पे आना चाहिए। तो उनमें से बंदा कहता है कि उसके पास सिर्फ एक ड्रीम फ्रूट है, तो हम लोग क्यों ना कॉर्प्सेस मटेरियल्स जो कि 20 से 30% पोर्शन से उसे सिर्फ दे दे। 20 से 30% पोर्शन काफ़ी ज़्यादा, मतलब कह सकते हो कि मान लो टोटल बॉडीज है उनके 20% हिस्से बॉडी को काट कर लू फेंग को देना, ऐसी बात कर रहे होते हैं। जहाँ पे वो कहते हैं कि हम उसको ज़्यादा मटेरियल्स भी नहीं दे सकते हैं और हमारे पास उतना मटेरियल्स है भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे एंचेस्टर ही ऐसा कर सकते हैं। लेकिन वो भी यहाँ आगे कहते हैं कि जबकि उसने बाकी सारे फैक्शन से बात की है तो 3 मेजर एरियंस बाहर के सोर्स वर्ड से प्रीसियस आइटम्स लाया करते हैं। वहाँ पे कुछ ऐसे ट्रेजर्स होते हैं जो गॉड किंग्स के लेवल के बियॉन्ड भी जा चुके होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो अल्टीमेट वाले प्योर सोर्स ब्लड लाइन भी होते हैं, लेकिन वो सभी लो वैल्यू लाइफ के होते हैं जो कि उतना ज़्यादा फायदा नहीं दे सकते हैं, जिसके कारण वो उसको पसंद नहीं करेगा। अगर देखा जाए तो मेजर 3 एलियन रेसेस उस बंदे को ज़्यादा चीज़ प्रोवाइड नहीं कर सकता। और बात करें फ्लेम विंड एंशिएंट गॉड कंट्रीज की तो वो उसे थोड़ा सा बहुत दे सकते हैं, वो उसको अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल 20 से 30% कॉर्प्सेस काफ़ी ज़्यादा होंगी उस ब्लैक मिस्टीरियस बंदे के लिए, और हम यहाँ पे उसको ज़्यादा दे भी नहीं सकते क्योंकि वो अपनी पावर्स और भी बढ़ा लेगा। तो वहाँ पे लॉर्ड लीजिया भी अपनी आखिरी डिसीजन बनाता और कहता ठीक
कि चलो उसे 30% पार्ट्स देते हैं। अब ट्रेजरी की बात करें तो उनके पास कई सारे अल्टीमेट मतलब ह्यूमन ब्लड लाइन के कंप्लीट कॉर्प्सेस तक मौजूद थे, लेकिन वो कंप्लीट कॉर्प्सेस तक तो नहीं दे सकते। जिसके बाद वो कहते हैं कि हमारे ट्रेजरी के अंदर एक कॉर्प्सेस के पास 12% की बॉडी है और दूसरा 17%, मतलब कह सकते हो दो बॉडीज की बात कर रहे हैं, जिसमें से पहले बॉडीज में 12% बॉडीज का हिस्सा बचा था और दूसरा 17%, टोटल में 29, जो कि नियरली 30% के हिसाब से होता है। जिसके बाद हमें यानफिंग एंशिएंट किंगडम्स के 12 एम्प्रेस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वो भी इस मैटर को लेकर डिस्कस कर रहे होते हैं, जहाँ पे एम्पर जीफिंग कहते हैं कि यहाँ तो सच में वो 1000 ड्रीम फ्रूट उस ब्लैक रॉब बंदे के पास हाथ लग चुकी है। और वो यहाँ पे कहता है मेरे ओपिनियन से उस बंदे को ज़्यादा कुछ नहीं देना चाहिए। अब यहाँ पे फ्लेम विंड कुछ और नहीं, यही एंशिएंट यही मतलब एंशिएंट यानफिंग एंशिएंट किंगडम्स को ही कहा जाता है फ्लेम विंड कंट्री, जहाँ पे वो कहता है कि हमें उसको ज़्यादा नहीं देना चाहिए, क्योंकि हम उसको ज़्यादा देंगे तो वो और भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे कम देकर काम चला लेना चाहिए। तो डी कॉन्ग भी कहता है कि हाँ यहाँ पे 1000 ड्रीम फ्रूट वहाँ पे एंचेस्टर भी उतना ज़्यादा वैल्यू नहीं करते हैं। अब डी जू फैंग भी कहते हैं कि तुमने सही कहा, सिर्फ 4 वजह से हमारे एंचेस्टर वैल्यू करते हैं, वरना 1000 ड्रीम फ्रूट वो तो हम सभी मैनेज कर सकते हैं। जहाँ पे वो लोग डिसीजन बनाने लगते हैं कि आखिरकार क्या किया जाए, आखिरकार उस बंदे को कितना % दिया जाए। सब लोग कह रहे होते हैं कम, लेकिन वो जानते होते हैं कि अगर यहाँ पे कम दिया जाए और अगर उनके एंचेस्टर को पता चल गया कि आखिरकार इन्होंने कितना गंदा काम किया है, मतलब एक ट्रेजर्स को लेने के लिए उन्होंने कितना ही गंदा निगोसिएशन किया। मान लो आप फैमिली हेड हो और आपको पता चले कि आपके अंदर ही करप्शन किया जा रहा है, तो आप गुस्सा तो होगे ही। ये लोग यहाँ पे बात कर रहे होते हैं लू फेंग को बहुत ही कम हिस्सा देने के लिए, जैसे वो सभी बंदे थंडर एंशिएंट कंट्री वहाँ पे सिर्फ 30% दे रहे होते, तो ये भी वैसा ही कुछ देने की बात कर रहे होते। लेकिन उनमें से बंदा क्या था कि हम उसमें ज़्यादा कटौती नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे एंचेस्टर को पता चल गया तो वो हम पे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होंगे और हम आखिर उनका जवाब क्या ही दे पाएंगे। जहाँ पे वो सभी डीचू कहते हैं कि मुझे लगता है कि 20 से 30% काफ़ी रहेगा। अब डीचू जो कि लू फेंग के मास्टर थे, उनको भी नहीं पता था कि असल में वो ब्लैक रॉब वाला बंदा कोई और नहीं लू फेंग है, वरना वो यहाँ पे 20 से 30% नहीं कहते, वो एटलीस्ट 40% तो कहते ही। जहाँ पे वो कहता है कि 20 से 30% काफ़ी रहेगा, तो डियान भी कहता है कि इंडीड ये काफ़ी ज़्यादा रहेगा और शायद वो उसके पास अपनी सीक्रेट टेक्निक होगी कि वो उसके अंदर से ब्लड लाइन निकाल देगा। लेकिन तभी एम्पर फू, जिन्हें कि पता होता है कि वो ब्लैक रॉब वाला बंदा कोई और नहीं लू फेंग ही हो सकता है, क्योंकि उन्हें 80 से 90% पूरा भरोसा होता है। जहाँ पे वो कहते हैं कि अभी के फिलहाल हमारे पास 3 इनकम्प्लीट अल्टीमेट रियलम प्योर सोर्स ब्लड लाइन के क्रिएचर्स के कॉर्प्सेस मौजूद है। उन सबको कंबाइन करने के साथ हमारे पास टोटल 50% कॉर्प्सेस मटेरियल बचते हैं, तो क्यों ना हम 50% कॉर्प्सेस मटेरियल उसको दे दे ताकि हम उसके ड्रीम फ्रूट को ले सके। तो ये देखकर एम्पर डी फू, अब ये देखकर जितने भी एम्प्रेस होते हैं एम्पर डीफो की तो अब देखने लगते हैं कि ये बंदा देखो, हम लोग तो सिर्फ 20 से 30% की बात करें, लेकिन ये तो सीधे 50% तक चला गया। अब जैसा कि मैंने बताया कि वो उनके आइडेंटिटी के बारे में जानते थे, तो वो चाहते थे कि लू फेंग जल्दी से जल्दी स्ट्रॉन्ग बने, इसलिए वो इतना ज़्यादा पोर्शंस को सामने रख रहे होते हैं, क्योंकि वही तो उनका मकसद होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।